हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग थोड़ा आगे का टॉपिक देखना चाह रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसके पहले वाला हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, सीरीज रेजिस्टेंसेस पैरेलल रेजिस्टेंस, वो टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हमें समझना है कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। तो आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें अपने घर पे नोटिस की होंगी, जैसे आप लोग जैसे टीवी चलाते हो, है ना, या फिर आपके घर पे जो अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारा फैन होता है, टीवी होता है, जो भी अप्लायंसेस हम घर पे चलाते हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रिक की मोटर है। तो आपने एक बात नोटिस की होंगी कि अगर आप टीवी को चला रहे हो 2-3 घंटे हो गए और उसके बाद में आपको टीवी का जो बाकी कवर होता है, उस कवर को थोड़ा टच करके देखोगे तो आपको देखने को मिलता है कि वो कवर जो है वो थोड़ा सा गर्म हो चुका है ना, वो थोड़ा हीटअप हो चुका है। इसी तरह से हर एक अप्लायंसेस का वैसे ही होता है। आप अपने कंप्यूटर को देख लो, या फिर आपके जो घर पे पीसी होता है, आपके यहाँ का जो रेफ्रिजरेटर है, इन सभी चीज़ों को अगर आप देखोगे तो वो शुरू करने के बाद कुछ देर के बाद में थोड़ा सा गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस चीज़ से हम लोग एक बात को समझ सकते हैं कि जब तक एक वायर में से या किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, तब तक उसके अंदर एक हीटिंग इफेक्ट आता है, उसके अंदर एक हीट क्रिएट होती है, और उसी को हमने क्या बोला है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। इसका और भी हम लोग एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग इसको कंसिडर करते आ रहे हैं किसी चीज़ के फ्लो के साथ, है ना। जैसे हमें पता है कि एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करेंगे तो मूवमेंट करते समय वो किसी ना किसी एटम से टकराएंगे, या किसी ना किसी, आप बोल सकते हो, बैरियर से वो टकराएंगे, और वहां पे हीट प्रोड्यूस होंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, है ना। जैसे आपने देखा, आप जैसे इस तरह से हैंड को एक दूसरे के साथ अगर आप इस तरह से करते हो तो हमारे हाथ गर्म आते हैं, मतलब क्या हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी। कुछ उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर, तो उसके अंदर जो उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड हो रहा है, या फिर जो भी चीज़ उसके अंदर है, उसके कारण एक हीट प्रोड्यूस होगी। तो जितना ज़्यादा टाइम के लिए शुरू रहेगा उतना ज़्यादा हीटअप होगा, है ना। जैसे आपने टीवी को 2 घंटे के लिए चलाया, थोड़ा सा हीटअप होगा। वही अगर पिछले 5-6 घंटे से लगातार टीवी चल रहा है, तो उस केस में आप देखोगे कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो आपको और भी ज़्यादा मिल रहा है। समझ में आया आपको? मतलब हीटिंग इफेक्ट क्या है? तो हीटिंग इफेक्ट जो है वो लगातार आप लोग जो किसी चीज़ को यूज करते हो, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, उससे हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या दिया है, एन इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म इफ यूज कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्गर टाइम। तो ये हमने देखा है ऑलरेडी, फैन अगर काफी टाइम तक चले तो उसके कारण ही हो सकता है। ठीक है। तो जो भी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में जब जब डिसिपेट होंगी, तब आप उसको क्या बोलोगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब भी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो, तब आप बोल सकते हो कि जो आपका हीटिंग इफेक्ट है वो आपको वहां पे मिला है। अब इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो हमारे पास एक पावर का फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, है ना। ये किसका फॉर्मूला है? पावर का। और हीट का फॉर्मूला क्या बनेगा? हीट का फॉर्मूला बनेगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या बनना चाहिए फॉर्मूला? पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। और पावर का फॉर्मूला हम ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, तो वोल्टेज इनटू करंट, ये फॉर्मूला हो गया आपका पावर का। और टाइम ये आप यूज करोगे, क्योंकि कितनी टाइम तक वो अप्लायंसेस चलने वाला है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, है ना। मतलब पावर कितना है वो तो हमें देखना ही होगा, और उसके साथ साथ टाइम भी देखना होगा कि कितने टाइम के लिए आप उस अप्लायंसेस को यूज कर रहे हो। 1 घंटा करोगे तो हीट कम होगा, 10 घंटे से लगातार वही अप्लायंसेस यूज में है, तो आप बोल सकते हो कि हीट की वैल्यू आपको थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है ना। मतलब हीट डिपेंड करता है पावर के ऊपर और टाइम के ऊपर। आया समझ में? तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बना H इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। यहाँ पे एक और चीज को देखो, अगर मैं वोल्टेज का फॉर्मूला ओहम्स लॉ से निकालूं तो क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देता हूँ। देखो V की जगह पे क्या लिखूंगा, आई आर इंटू आई इंटू टी। तो आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। आए समझ में? तो इस तरह से आप ये वाला भी एक फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हो। तो हीट के हमारे पास में अभी 3 फॉर्मूले आ चुके हैं। सबसे पहला फॉर्मूला था H इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, या फिर उसको पावर इंटू टाइम भी बोल सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में कभी पावर डायरेक्ट दिया हुआ है और टाइम डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आप हीट का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, H इज इक्वल टू पी इंटू टी।
अगर आपको पावर नहीं दिया है, वोल्टेज करंट दिया है, टाइम दिया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो V इंटू आई इंटू टी। क्वेश्चन के अंदर वोल्टेज दिया ही नहीं है, सिर्फ करंट दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो आप किसका यूज करोगे, आई स्क्वायर आर टी। समझ में आया? तो आपको जो जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी है उन वैल्यूज को देख के इन तीन में से किसी भी एक फॉर्मूले का हम वहां पे यूज कर सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है थोड़ा सा समझ में आ चुका है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, फिर जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा तो उस करंट के फ्लो होने से वहां पे एक हीट जनरेट होगी, है ना, और उसी हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है आपको? तो देखो यार, एच के लिए वही हमने जो लास्ट फॉर्मूला बनाया, आई स्क्वायर आर टी। तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसी को क्या बोला जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, ऐसा अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला उसके अंदर लिख सकते हो, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जूल्स लॉ के अंदर उन्होंने तीन चीजें हमें बताई है, उसको हम समझते। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, heat produced in a resistor is directly proportional to the square of current for a given resistor। तो सबसे पहला उनका वही वो कहना चाह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ में, स्क्वायर ऑफ करंट के साथ। तो ये फॉर्मूले से हम सभी चीजें लिख सकते हैं। एच जो है वो आई स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो वही उन्होंने यहाँ पे बताया हमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। सेकंड, किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टर, है ना। आप जितनी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाओगे, मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 ओम का लगाने की जगह 20 का लगा दिया, तो करंट जो आपको हिट मिलेगी वो और भी ज्यादा मिलेगी। सिंपल है ना। मैंने आपको वही तो एग्जाम्पल बताया कि जब आप गाड़ी चला रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से फ्लो हो रहे हो, तो उनको जितना रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, मतलब जितना ज्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा उसको अपोजिशन होगा, उतनी ही तो हीट ज्यादा डिसिपेट होंगी ना। मतलब कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने से हीट की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ये तो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ कि आप अप्लायंसेस को 1 घंटे के लिए ही चलाओगे तो उसमें आपको हीट कम मिलेगी। वही अप्लायंसेस आपका 10 घंटे से लगातार ऑपरेशन में है तो आप देखोगे कि वहां पे हीट की वैल्यू ज्यादा मिल रही है। आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट जो है वो इस तरह से वर्क करता है, और उसका फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो बहुत ही सिंपल सिंपल दो न्यूमेरिकल हमें यहाँ पे दिए हुए, उनको समझ लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक आयन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वैट। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आयन है जो पावर कंज्यूम कर रहा है कितनी रेट से, 840 वैट से। मतलब आपको P की वैल्यू दी हुई है 840 वैट, ठीक है, पावर दिया है। when heating is maximum rate and 360 watt when heating is minimum rate। तो दो पावर दिए हुए, हाईएस्ट पावर कंजम्पशन इतना हो रहा है और लोवेस्ट पावर कंजम्पशन इतना हो रहा है। when the heating is at minimum, the वोल्टेज भी हमें दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो मैंने आपको बताया हमारे पास तीन फॉर्मूले है ना, कौन से, एक तो था H इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है, दूसरा था H इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, और तीसरा था आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे तो पावर दिया हुआ है यानी वोल्टेज दिया है, तो पावर और वोल्टेज का फॉर्मूला हम कौन सा बना सकते, तो देखो यहाँ पे पावर और टाइम दिया होता तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता, सही है, बट पावर और टाइम तो दिया नहीं है। उसने क्या क्या दिया है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट की वैल्यू भी उसने हमें नहीं दी है, ठीक है, और टाइम की वैल्यू हमें दी है कि इसने क्वेश्चन में नहीं दी है, ठीक है ना। उसके बाद और क्या दिया है, देखो करंट की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमें मालूम नहीं है, और टाइम तो हमें उसने गिवन नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्टली हम लोग हीट का फॉर्मूला तो इसमें यूज नहीं कर सकते, ये चीज तो हमें यहाँ से पता चली। उसने निकालने के लिए क्या बोला है, हमें करंट पूछा हुआ है और रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सीधा सीधा जो हमारे पास एक और फॉर्मूला था, कौन सा, पावर का, वोल्टेज इनटू करंट, है ना। तो हम लोग उसका यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, हमें करंट पहले तो मिल जाएगा, क्योंकि हमें करंट की वैल्यू पता हो, जब तक नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते, करंट निकालते, और करंट से फिर रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। सिर्फ उसने दो ही चीजों का हमें यहाँ पे पूछा है, तो देखो कैसे करेंगे। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास में है P इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो मैं सबसे पहले P1 का यूज करूंगा और बाद में मैं इसके लिए ही P2 का यूज करूंगा, ठीक है। तो P1 की वैल्यू कितनी है, 840 वैट,
वोल्टेज की वैल्यू हमें गिवन है 220 और करंट मुझे मालूम नहीं है, तो मैं इसको बोल देता हूँ I1, ठीक है, इसको बोल दूंगा I2। 220 डिवाइड में आ जाएगा तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 840 डिवाइड बाय 220। इसको सॉल्व कर लोगे 22 से इसको डिवाइड कर लोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी दी है, कितनी है 3.82, ठीक है ना। इसी तरह से इसको भी सॉल्व करोगे तो आपकी I2 की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 1.64 एम्पियर, ठीक है। करंट मिल गया। करंट के बाद रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो सिंपल ओम्स लॉ हम लोग यूज कर सकते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो I की वैल्यू हमें यहाँ पे हमारे पास में है, जैसे इसने पुट करके दिखाई है हमें। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज तो वही है, कांस्टेंट होता है, और I की वैल्यू हमें जो यहाँ पर मिली फर्स्ट केस में आप पहले केस में डाल दोगे, I की वैल्यू सेकंड केस में जो मिली वो आप सेकंड केस में डाल दोगे, तो उसमें आपको दूसरे ओम की वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप इस एग्जाम्पल 12.10 को आराम से सॉल्व कर सकते हो। कुछ दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को फिर से स्लो इसमें देखो या फिर रिपीट करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12.11, है ना। तो इसमें क्या पूछा है इसको भी थोड़ा समझते हैं। 100 जूल ऑफ हीट, यहाँ पे आपको हीट की वैल्यू दी है, मतलब हमें हीट का फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो यूज करना पड़ेगा शायद से, ठीक है ना। सेकंड, प्रोड्यूस इन ईच सेकंड, मतलब आपको टाइम भी दिया हुआ है, तो देखो जो जो दिया हुआ है मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। तो हीट की वैल्यू मुझे दी है 100 जूल, टाइम उसने दिया हुआ है 1 सेकंड, है ना। पर सेकंड का मतलब या फिर ईच सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड के लिए, तो टाइम आपका कितना हो गया 1 सेकंड। इन 4 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी उसने हमें दी हुई है कितनी 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज की वैल्यू हमें यहाँ पे पूछी हुई है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूलेस को फिर से एक बार देखते हैं। P इज इक्वल टू वी इंटू आई, पर यहाँ पे पावर हमें पता नहीं है। H वाला फॉर्मूला अगर हीट का यूज करोगे तो क्या दिया है, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो पावर यहाँ पे हमें पहले पता नहीं है, टाइम पता है, तो इससे हम लोग पावर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट पावर पूछा ही नहीं है तो इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे, इसको नहीं निकालना। H का और एक फॉर्मूला है V इंटू आई इंटू टी, ठीक है, इसका यूज कर सकते क्या। तो देखो यहाँ पे करंट मालूम है क्या मुझे, हाँ ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, पर फिलहाल मेरे पास करंट की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मुझे पहले करंट निकालना होगा, ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज मुझे निकालना है, तो वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला में यूज कर सकता हूँ आगे जाके। और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, इसका यूज कर सकते क्या। तो I की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, R की वैल्यू मुझे मालूम है, T की वैल्यू मुझे मालूम है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इसमें मेरे को दो वैल्यू पता है और एक ही वैल्यू है जो मिसिंग है, और इसीलिए मैंने कौन से फॉर्मूला का यूज किया, इस वाले, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। वैल्यूज पुटअप करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है I की, तो I का फॉर्मूला मैं बनाता हूँ, कैसे देखो, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, H डिवाइड बाय आर टी, सही है ना, इन दोनों को डिवाइड में भेज दिया। ये आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई, मुझे I चाहिए तो मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, H अपॉन आर टी, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला इसने यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया, जो मैंने यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके लिखा है। इसके अंदर वैल्यूज पुटअप करो, H की वैल्यू 100 जूल, R की वैल्यू थी 4 ओम और टाइम था 1 सेकंड। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 5 एम्पियर, ठीक है ना। करके दिखाओ क्या, तो देखो H की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 जूल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100। R की वैल्यू मेरे पास में है 4 और टाइम है 1 सेकंड। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 आएगा, तो 1 का तो 1 ही आता है, और ये हो जाएगा 2 5 हो जाए, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 5 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। करंट मेरा मिल चुका है और मुझे पूछा क्या है उसने, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप सिंपली अभी ओम्स लॉ भी लगा सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर, वैल्यूज पुट करो, I की वैल्यू है 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस है हमारा 4 ओम, तो V आई इंटू आर मतलब 20 वोल्ट, इतना आ जाएगा आपका यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू, है ना। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये काफी ज्यादा आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, काफी बार आपको एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो हीटिंग इफेक्ट जो है उसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। हीटिंग इफेक्ट, तो पहली केस ये आपको समझना है कि हीटिंग इफेक्ट हमारे लिए अच्छा नहीं है, कोई भी बता सकता है ना। आपका टीवी
2 घंटे से आप चला रहे हो और चलने के बाद वो गर्म हो रहा है, तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं है, मतलब हीटिंग इफेक्ट हमारे हमारे लिए अच्छा नहीं है। बट उसी हीटिंग इफेक्ट का हम लोग कई जगह पे यूज भी करते हैं। जैसे आपने वो फिलामेंट आपका एक बल्ब देखा होगा जो हमारे घर में पहले के ज़माने में हुआ करता था, वाइट। आज भी कि कुछ कुछ लोगों के घर पे होता है, वो 10 रुपीज़ का 20 रुपीज़ का एक बल्ब मिलता है, सिंपल सा येलो कलर में ग्लो होता है, देखा होगा अपने घर पे। तो वो जो हमारा बल्ब है वो हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। आपने देखा होगा कि जब आप उस बल्ब को चलाते हो आपको घर रूम के अंदर थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है ना। अभी हम लोग जो CFL या फिर LED बल्ब यूज कर रहे हैं उसके अंदर उस तरह का हीटिंग इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, मतलब उतनी गर्मी उसमें क्रिएट नहीं होती है। बट जो फिलामेंट बल्ब हम लोग पहले यूज किया करते थे उसके अंदर आपको हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब वो आपका एक एप्लीकेशन हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गीजर बहुत लोगों के घर पे होता है ना, जिससे आप वाटर गर्म करने के लिए वगैरह यूज करते हो, तो वो भी एक हीटिंग इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक आयरन आपने देखी है जिसका यूज हम लोग कपड़ों को प्रेस करने के लिए यूज करते हैं, है ना, तो वो भी एक हीटिंग इफेक्ट ही होता है। तो ये सब अलग अलग जगहों पे हम इसका यूज करते हैं। जो फिलामेंट बल्ब की मैंने आपको बात करी उसके अंदर एक पतला सा वायर होता है, आपने देखा होगा, जो वायर बना होता है टंगस्टन से। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि जो फिलामेंट उसके अंदर यूज की जाती है वो कौन से मेटल से बनी होती है, और वो मेटल कौन सा होता है हमारा टंगस्टन। अभी टंगस्टन से ही क्यों बनती है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा हीट टफ होने के बावजूद भी वो मेल्ट नहीं होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट आप देख सकते हो 3380 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है कुछ? इतनी ज्यादा वैल्यू है, उतने ज्यादा टेम्परेचर पे जब आप उसको गर्म करोगे तभी जाके वो मेल्ट होगा। क्योंकि जब आप वहां पे हीट क्रिएट करते हो तो वहां पे काफी ज्यादा क्वांटिटी की हीट क्रिएट होती है, और उस समय अगर आप कोई सिंपल सा वायर यूज करो जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो जल जाएगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि वो ज्यादा टाइम तक ग्लो करता रहे, उसकी लाइफ ज्यादा हो, है ना। तो इसीलिए हम लोग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने के कारण टंगस्टन का यूज वहां पे हम लोग करते हैं एज अ फिलामेंट, है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ। आयन में हम लोग यूज करते हैं, टोस्टर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक ओवन के अंदर भी हम लोग हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल के अंदर हम लोग यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिक हीटर तो हमें पता ही है ना। तो इस तरह से आप अलग अलग डिवाइसेस के अंदर इनका यूज कर सकते हो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो आपको काफी बार एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। एनसीईआरटी के बुक के अंदर उसको मेंशन नहीं किया है, बट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको मैं कवर कर देता हूँ। एक होता है ओवरलोडिंग और एक होता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें क्या है, इसके बाद एमसीबी क्या होती है और फ्यूज क्या होता है ना। इनको भी हम लोग एक छोटे से सेशन में समझ लेते हैं। देखो, तो अभी हम लोग समझना चाह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। हमने बहुत बार सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और काफी लोगों रुपयों का नुकसान हो गया, है ना। आप सब बहुत बार आप देखते हो, पेपर के अंदर भी न्यूज आती है। इसके अलावा आपको एक और वर्ड आपको काफी बार सुनने को मिलेगा, ओवरलोडिंग, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूँ, ओवरलोडिंग को समझा देता हूँ। ओवरलोडिंग होता क्या, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई एक रूम है, ठीक है, ये वाला मेरा एक रूम है, और इस रूम के अंदर क्या किया है, मैंने कुछ डिवाइसेस को कनेक्ट किया। जैसे मेरे यहाँ पे रेफ्रिजरेटर को लगाया हुआ है, ठीक है। मैंने इसी रूम के अंदर में जो है इलेक्ट्रिक पंप जो मेरा था ना, उसका कनेक्शन भी मैंने इसी रूम के अंदर से दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक आयन मेरी इसी रूम के अंदर लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ मैंने अप्लायंसेस मेरे रूम के अंदर लगाए। अभी मुझे मालूम है कि इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर को समझ लो कुछ एम्पेयर का करंट लगेगा, पंप के लिए भी कुछ लगता है, आयन के लिए भी कुछ लगता है, ठीक है। बट मैं एट ए टाइम इसमें से कोई भी दो अप्लायंसेस यूज कर रहा हूँ, जैसे रेफ्रिजरेटर यूज कर रहा हूँ और पंप का यूज कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि समझ लो लगभग 10 एम्पेयर का करंट जो है ये वाले दो अप्लायंसेस एक टाइम में ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे घर के, आपने देखा होगा कि आपके हर एक घर के, मतलब आपके घर के अंदर जितने भी रूम है, हर एक रूम के लिए एक अलग से एमसीबी लगी होती है। आपने देखा होगा, एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, क्या बोलते हैं उसको, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो हर एक रूम के लिए आपने ये बहुत बार सुना होगा और आपने आपके घर पे देखा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो आप घर पे ही हो, आप देख सकते हो। तो आपके घर के अंदर एमसीबी लगी होती है हर एक रूम के लिए सेपरेट सेपरेट। तो समझ लो मैंने इस रूम के लिए मेरी एक एमसीबी लगाई। एमसीबी क्या होती है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। मैंने समझ लो इस रूम के लिए एक एमसीबी लगा दी 10 एम्पियर की। कितनी लगाई है, 10 एम्पियर। अभी क्या होता है कि जो मेरा रेफ्रिजरेटर है, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ऐसे ही एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको आपको समझो, समझ लो फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर जो है वो 5 एम्पियर का करंट लेता है मेरा, ठीक है ना। और जो पंप है वो हाफ पावर का ज्यादा करंट नहीं ले रहा है, वो 3 एम्पियर के आसपास कुछ करंट ले रहा है, ठीक है।
और अगर मैं आयन भी चलाता हूँ तो आयन भी जो है वो 5 एम्पियर का करंट लेता है, समझ लो। ठीक है, अभी क्या हुआ, मैंने रूम के अंदर रेफ्रिजरेटर लगा के रखा हुआ है, पंप लगा के रखा, तो 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर मतलब टोटल कितना एम्पियर का करंट ले रहा है, 8 एम्पियर का। मैंने एमसीबी लगाई है 10 एम्पियर। अभी एमसीबी का 10 एम्पियर का रेटिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एमसीबी मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 एम्पियर के करंट को आगे जाने देगी। समझ में आया क्या आपको? और अगर करंट 10 एम्पियर से बढ़ जाता है 10.1 10.34 10.5 इस तरह से, तो एमसीबी जो है वो सडनली ट्रिप हो जाएगी। समझ में आया? आपने बहुत बार देखा भी होगा, एमसीबी जो है वो पावर सप्लाई उस रूम का बंद कर देती है। तो एमसीबी ने पावर सप्लाई उस रूम का बंद क्यों किया? क्योंकि उसको मैक्सिमम बताया गया था कि 10 एम्पियर के करंट को जाने देना है, और यहाँ पे करंट तो आपने 10 एम्पियर से ज़्यादा भेज दिया, तो उस केस में एमसीबी उसको ट्रिप कर देती है। मतलब आपको एमसीबी का वर्क समझ में आ गया कि वो एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ करंट को ही भेजेगी, उससे ज़्यादा करंट को वो जाने नहीं देगी। ये काम होता है एमसीबी का। और ये जो कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हुई, इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। मतलब लोड जितना लेने की कैपेसिटी आपके एमसीबी की थी, आपने उससे ज्यादा लोड उसको दे दिया। ठीक है, अभी इस ओवरलोडिंग से बचाने के लिए हमने ये सब किया। ठीक है, इससे इफेक्ट क्या होता है? ओवरलोडिंग से इफेक्ट सबसे पहले तो होता है आपके वायर्स के ऊपर, है ना, क्योंकि आपका जो वायर आप घर पे यूज करते हो उनका भी कुछ ना कुछ रेटिंग होगा, कुछ एम्पियर तक ही वो करंट को ले पाते होंगे। बट आपने अगर लगातार इस तरह का करंट उसको देना शुरू कर दिया तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपके वायर जल जाए, बराबर है। तो ये सब चीजें ना हो, इसीलिए हम लोग हमारे घर पे एमसीबी का यूज करते, जो एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ करंट को ही भेजेगा उस वायर्स के अंदर से। उससे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ करंट हो रही है तो उस केस में आपके सर्किट को ट्रिप कर देगा, करंट का सप्लाई बंद हो जाएगा, और उसके बाद में आप जो है आपका सर्किट जो है वो बंद कर दोगे। उसका मतलब आपका जो वायर्स है या फिर आपके जो भी अप्लायंसेस वहाँ पे कनेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी एक कंडीशन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो आपने उसके बाद देखा भी होगा कि जैसे आपने वो फिर तीनों अप्लायंसेस लगाए थे, आपने फिर एक अप्लायंसेस को बंद कर दिया, दो अप्लायंसेस फिर से स्टार्ट कर दिए। ओवरलोडिंग कब होगा? जैसे मैंने तीनों को स्टार्ट कर दिया, तो 5 + 5 + 3 मतलब ये टोटल कितना एम्पियर हो गया? फिर 13 एम्पियर। तो ये कंडीशन आपकी हो गई ओवरलोडिंग की कंडीशन, और इस कंडीशन में आपका सर्किट ट्रिप हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? आप किसी भी एक अप्लायंसेस को बंद कर दोगे, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन की फिलहाल आपको जरूरत नहीं, आपने बंद कर दिया, इन दोनों को फिर से स्टार्ट कर दिया। फिर आप देखोगे कि आपका सर्किट जो है फिर से नॉर्मली ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। आप एमसीबी जो ट्रिप हो चुकी है उसको फिर से ऑन कर दोगे, तो आपकी उस रूम का सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगा। मतलब उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ बंद हो जाता है एक स्विच के जैसे, है ना। इसीलिए उसको सर्किट ब्रेकर बोला, जो सर्किट को ब्रेक कर देता है। आया समझ में? इसके अलावा एक और कंडीशन हमें समझनी है, शॉर्ट सर्किट। अभी ये शॉर्ट सर्किट क्या है? ठीक है, ओवरलोडिंग से तो मैंने बचा दिया एमसीबी का यूज करके, अभी शॉर्ट सर्किट क्या होता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं इसको समझना। तो आपने देखा होगा कि हमारे घर के अंदर में दो वायर तो आप इनिशियली लाते हो, एक होता है आपका फेज वायर और एक होता है हमारा न्यूट्रल वायर। ठीक है ना, इसके अलावा हम एक यूज करते हैं कौन सा? अर्थिंग वाला भी वायर आपको यूज होता है। अभी क्या हो गया, फेज वाले वायर के अंदर, फेज मतलब क्या है? एक तरह से पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और न्यूट्रल हमारा क्या है? एक तरह से नेगेटिव टर्मिनल। जैसे हमने बैटरी में देखा था, एक साइड में पॉजिटिव होता है, एक में नेगेटिव होता है, तभी तो करंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स करंट के फॉर्म में फ्लो होता है। सही है ना? तो उसी तरह से हमारे यहाँ पे ये जो फेज और न्यूट्रल है, ये भी एक तरह से पॉजिटिव और निगेटिव के जैसे ही काम करता है। इसके बीच में हम अप्लायंसेस लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फैन लगा दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। तो ये जो अप्लायंसेस है ये फेज में से करंट जाते हुए फिर रिटर्न वो कहाँ से आता है? न्यूट्रल में से। ठीक है, इनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो उससे करंट फ्लो होता है। अभी देखो मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में जो पावर आती है वो कितनी आती है? 220 वोल्ट, 230 वोल्ट इस तरह से। और एक मैंने फैन लगा दिया, समझ लो उस फैन का कुछ रेजिस्टेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल उसका रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ले लिया, ज़्यादा हो सकता है कम भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया है, तो इन्हीं वैल्यू को हमें यूज़ नहीं करना, मैं सिर्फ फॉर एग्जांपल आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो वोल्टेज मेरे यहाँ पे समझ लो 220 वोल्ट का था, रेजिस्टेंस कितना है? 22 ओम का। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू इसलिए लिए ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो। तो करंट की वैल्यू क्या होगी? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो वोल्टेज की वैल्यू है 220 और रेजिस्टेंस है 22, तो ये कितना एम्पियर का करंट हमें दे रहा है यहाँ पे? 10 एम्पियर। एक्चुअल में इसकी वैल्यू इससे कम होती है, मैंने फॉर एग्जांपल लिया, ठीक है, समझो थोड़ा सा। तो आई की वैल्यू इतनी, इसकी कितनी हो चुकी है?
10 एम्पियर के। समझ में आ रहा है? अभी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन को थोड़ा सा समझते हैं। अभी क्या हो गया, जैसे मैंने आपको बताया ओवरलोडिंग के कारण या फिर किसी भी कारण, समझ लो ये फेज वाला वायर और ये न्यूट्रल वाला वायर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। ये कब हो सकता है? आपने देखा होगा कि वायर के ऊपर एक इंसुलेशन होता है, दिख रहा है आपको? ये वायर है, इसके ऊपर एक इंसुलेशन है, ठीक है। इसी तरह से जो इंसुलेशन होता है वो इंसुलेशन इस शॉर्ट सर्किट को होने नहीं देता। बट अगर इंसुलेशन जल चुका है, खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो उस केस में ये दोनों वायर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, बीच में कोई भी अप्लायंसेस कनेक्टेड नहीं होगा। तो उस केस में क्या होता है, वोल्टेज की वैल्यू तो सेम ही है 220 वोल्ट, बट रेजिस्टेंस आप अगर उस केस में चेक करोगे तो उसकी वैल्यू लगभग 0 ओहम की हो जाती है, क्योंकि वायर डायरेक्ट कनेक्ट हो चुका है। वायर का रेजिस्टेंस जो यहाँ पे कनेक्टेड है बस उतना ही होगा, तो वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी, लगभग 0। कितनी हो जाएंगी, लगभग 0 ओम, ठीक है। और इस केस में अगर आप करंट की वैल्यू को फाइंड करोगे तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस मतलब 220 डिवाइड बाय 0। और आपने एक बात पढ़ी होगी, किसी भी चीज को 0 से अगर डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू आती है इन्फिनिटी, मतलब बहुत ज्यादा। तो इतनी ज्यादा वैल्यू की करंट वहां पे प्रोड्यूस होगी, और उतनी ज्यादा वैल्यू की करंट अगर यहाँ पे फ्लो होगी तो उससे फिर आपकी पूरी वायरिंग, आपके यहाँ का पूरा जो सर्किट है वो पूरा जल जाएगा। समझ में आया आपको? और इसीलिए इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि दोनों वायर एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो चुके हैं। समझ में आया? तो इस केस में हम लोग हमारे सर्किट को या फिर हमारे घर को, सिस्टम को कैसे बचा सकते हैं? तो इससे बचाने के लिए हम लोग एक चीज का यूज करते हैं जिसको बोला गया है फ्यूज, ठीक है। अभी समझो कि फ्यूज किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट इसमें हम लोग ये टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे ताकि आप मतलब उसको आराम से समझ सको, और कुछ थोड़ा सा आराम से भी ले रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें बराबर समझ में आ जाए। तो फ्यूज अभी किस तरह से वर्क करता है इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये एक बात आपको समझनी है, जैसे ये मेरा समझ लो सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी सिंपल एक ही वायर से दिखा रहा हूँ, 2 वायर से इसको नहीं दिखा रहा हूँ, ये आपको समझना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बल्ब लगाया हुआ है, ठीक है। इसके बाद और भी मेरे बहुत सारे अलग अलग अप्लायंसेस होंगे जो मैंने यहाँ पे सर्किट पे कनेक्ट किया। इनको मुझे प्रोटेक्शन देना है तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ सीरीज में लगा दूंगा फ्यूज, ठीक है। मैंने क्या लगा दिया, सीरीज में इसके साथ लगा दिया मैंने फ्यूज, ठीक है। अभी होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझो। यहाँ से मेरे घर के अंदर सप्लाई आ रहा है, ठीक है, करंट आ रहा है, और जो करंट है वो इस सर्किट से कहीं ना कहीं फ्लो हो रहा है। बीच में समझ लो कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, करंट तो यहीं से आ रहा है, जो आपके सर्किट को सप्लाई चाहिए वो कहाँ से मंगाएगा, बाहर जो बड़े बड़े पोल लगे वहीं से करंट को तो मंगाएगा ना। मतलब करंट को आना कहाँ से पड़ेगा, यहीं से। हीटिंग इफेक्ट का यहाँ पे यूज होता है। फ्यूज जो होता है, फ्यूज के अंदर जैसे हमने यहाँ पे बोला कि एमसीबी के अंदर एक रेटिंग होती है, उस रेटिंग से ऊपर के करंट को फ्लो नहीं होने देता, उसके बाद वो अपने आप ट्रिप हो जाएगा। उसी तरह से जो हम लोग फ्यूज यूज करते हैं उसमें हम लोग अलॉय का यूज करते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी कंडक्टर का यूज करते हो, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल हो, है ना। बट इसमें कंडीशन इस तरह की होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा सा लो होना चाहिए। समझ में आया? इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे होना चाहिए, लो होना चाहिए। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो वो क्या करेगा, समझ लो जैसे मेरे घर के अंदर मुझे मालूम है कि मैक्सिमम 15 एम्पियर के आसपास का करंट लगता है। मतलब अगर मैंने सभी रूम के लगभग सभी चीज़ों को लगभग ऑपरेट कर दिया तो उस केस में 15 एम्पियर तक का करंट लगना चाहिए, ऐसा मुझे मालूम है। बट क्या हो गया, और उसके लिए मैंने क्या किया, एक फ्यूज डिजाइन किया। फ्यूज के अंदर मैंने एक वायर यूज कर लिया जो लगभग 15 से 16-17 एम्पियर पे बर्न हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा, उससे ज़्यादा हीट को वो सह नहीं पाएगा, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी वायर में से करंट फ्लो होता है तो क्या होता है, हीट क्रिएट होती है ना। तो जब भी आपके सर्किट में से 15 एम्पियर 16 एम्पियर के आसपास का करंट जाना शुरू हो जाएगा, तब उस समय वो जो हमारा फ्यूज है उसके अंदर लगा हुआ जो वायर है वो जल जाएगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा एम्पियर के करंट को वो नहीं सह पाएगा, क्योंकि उस एम्पियर के ऊपर हीट भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और उस हीट के कारण आपका जो वायर है उस फ्यूज के अंदर का वो जल जाएगा और आपके पूरे सर्किट को बचा देगा। कैसे? क्योंकि अगर यहीं पे सर्किट आपका बंद हो गया तो यहाँ से करंट सामने जाएगा ही नहीं, और करंट अगर सामने गया नहीं उसका मतलब आपके घर के अंदर जितने भी अप्लायंसेस है वो पूरे बच गए, आपके घर का पूरा सर्किट जो है वो बच चुका। बट अगर आपने यहाँ पे फ्यूज नहीं लगाया तो वो पूरा करंट आपके सर्किट में जाएगा और आपके सर्किट को पूरा जला देगा, पूरे वायर जल जाएंगे, आपके घर के अंदर पूरी आग लग जाएगी, है ना। और वैसा ही होता है अगर आप
या फिर ये किसके कारण हो सकता है, काफ़ी लोग क्या करते हैं फ्यूज़ के अंदर फ्यूज़ बार बार ट्रिप ना हो इसलिए बहुत एकदम हेवी वाला वायर उसके अंदर लगा देते, तो ये पूरी तरह से गलत है। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर आप घर के अंदर काफ़ी हेवी वायर यूज़ कर रहे हो या फिर आप काफ़ी अच्छा कंडक्टर उसमें यूज़ कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, ये वायर जलेगा ही नहीं, वो उतनी क्वालिटी के करंट को लेके जाएगा और फिर वायर नहीं जलेगा, मतलब फ्यूज़ नहीं जलेगा, तो आपके घर के पूरे वायर्स, आपके घर के अप्लायंसेस उससे डैमेज हो जाएगा। समझ में आया आपको? और इसीलिए आपको फ्यूज़ एकदम पतला सा यूज़ करना है, भले ही आपको उसमें थोड़ी सी तकलीफ हो, बार बार उसको रिप्लेस करना पड़े थोड़ा सा हीटअप होते ही, बट वो करना आपको पूरा आएगा। ज़्यादा हेवी वायर आप उसमें यूज़ ना करो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके घर के सर्किट जो है वो जल सकते हैं, पूरा सप्लाई आपका डैमेज हो सकता है ना। तो यहाँ तक हमने यहाँ पे टॉपिक को समझा। तो आई होप आपको शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट में हम लोग फ्यूज़ का यूज़ करते, ओवरलोडिंग में हम लोग एमसीबी का यूज़ करते, ये सभी चीज़ें आपको काफ़ी आराम से और काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी है ना। और समझ में नहीं आती है तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हो, और फिर भी दिक्कत जाती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है।